जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंह और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो रोज रात 8 बजे आपका हिंदी का सेशन होगा। इसमें हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आएंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न होंगे और इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और ज्यादा नहीं, केवल 20 प्रश्नों पर प्रतिदिन डिस्कस करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को आपको रटना है। रोज रात 8 बजे जो है हमारा सेशन चलेगा। इससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विशेष होगा, विशेष सीरीज हम चला रहे हैं। पहला प्रश्न होगा इसमें आज का, एक तो करेला आप तीता दूस नीम चढ़ा। क्या था? एक मुहावरा है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे का अच्छे से संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का और बुरे से संग होना। तो इसका क्या अर्थ होगा? जैसे देखा गया कि सामान्यतः इसी में देखा गया कि एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा, तो मतलब करेला जो है वो कड़वा होता है और उस पर जो है नीम उससे भी ज्यादा कड़वा होता है, तो दोनों कड़वा कड़वा हो गया। इसलिए इसका अर्थ जो हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। मतलब बुरा व्यक्ति खुद है और उसकी संगति भी जो है वो बुरे से होना, यानी उसका पतन होना निश्चित है। ठीक है। प्रश्न 2 की बात करें, अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? तो शक्ति का भेद प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति का भेद नहीं है। क्या कहा? कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? अविदा, रस, व्यंजना, लक्षण। तो यहां पर अगर बात करें कि शब्द शक्ति के 3 भेद बताए गए इसमें, वो होते हैं अविदा, व्यंजना और लक्षण। लेकिन रस इसमें नहीं है। रस क्या है? 9 प्रकार के होते हैं काव्य रस, ठीक है ना। तो ये रस अलग चीज हो गया, इसलिए ये इसमें अलग हो गया। बाकी ये 3 जो है सब शक्ति के भेद है, अविदा, लक्षण और व्यंजना। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या है? एक वाक्य है, अंगूठी का नग होना। क्या अर्थ होगा? छिपा हुआ, अनुरूप जोड़ा, बहुत प्रिय या बहुत सुंदर। तो प्रश्न 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, यानी अनुरूप जोड़ा, अंगूठी का नग होना। द अंगूठी, एक तो अंगूठी सुंदर है और उसके ऊपर नग होने से जो है उस अंगूठी की और शोभा बढ़ जाती है। उसी तरीके से अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। अनुरूप जोड़ा मतलब एक तो सुंदर होना और दूसरा भी उसी के अनुरूप सुंदर होना, तो उसकी सुंदरता को और 4 चांद लग जाती है। प्रश्न 4 की बात करें, अगर ढपोर शंख का अर्थ क्या है? ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न जो है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सामान्य हिंदी है और ये लगभग सभी परीक्षाओं के लिए विशेष सीरीज चल रही है। तो ढपोर शंख का क्या अर्थ होगा? सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना या बेवकूफ। तो प्रश्न 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेवकूफ को हम कहते हैं ढपोर शंख। ठीक है। ये किसके लिए? बेवकूफ के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा? ढपोर शंख का। ठीक है ना। ये तो ढपोर शंख व्यक्ति है, यानी बेवकूफ है। बेवकूफ का मतलब होता है जो जिसकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत कम होती है, निम्न स्तर होती है, ठीक है, जिससे आखिर ज्ञान कम होता है। प्रश्न 5 की अगर बात करें, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया। तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या हो गया? जैसे ये आ गया यहाँ पे, ये उद्देश्य हो गया सरल, इतना ये उद्देश्य है और इसके बाद जो है ये विधेय हो जाता है जितना बचा। तो इसे उद्देश्य, कई बार आता है उद्देश्य और विधेय छांटिए। तो जैसे माने ये सरल उद्देश्य आ गया और ये विधेय हो गया।
ठीक है, सॉरी, ये विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया, जो कर रहा हो वो उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये उद्देश्य और विधेय छांटा जाता है, दो प्रकार के होते हैं, अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, सरल का विलोम क्या होता है? बहुत ही छोटा सा शब्द पूछा जाता है, लेकिन अक्सर हमें यह भी याद नहीं रह पाता है। सरल का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का मतलब हो गया विपरीतार्थक, यानी उल्टा शब्द। कठोर नहीं होगा, गरल नहीं होगा, दंड नहीं होगा। सरल का जो होगा वो होगा कुटिल। कठिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, सरल का कठिन नहीं होता विलोम शब्द, सरल का होता कुटिल। कुटिल का होता कठिन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, जंगम का विलोम क्या होगा? अब जंगम आता है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल, स्थिर, स्थावर, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, जंगम का आता है स्थावर। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो थोड़ा घुमावदार होते हैं। तो जंगम का स्थावर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, झंझावत किसका पर्यायवाची? झंझावत जो है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? वायु, तूफान, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो झंझावत जो है उसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा तूफान का। ठीक है, झंझावत जो है वो तूफान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, वायु नहीं बोल सकते, भले ही तूफान भी वायु होती है, लेकिन वायु का ही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा झंझावत। प्रश्न नंबर 9 की बात करें अगर, खल का पर्यायवाची क्या है? खल एक शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुष्ट, नीच, पापी। ठीक है, पाजी लिखा गया, पापी था। ठीक है, पापी या ये सभी। तो प्रश्न 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? दुष्ट भी हो जाएगा खल का, नीच भी हो जाएगा और पापी भी हो जाएगा। तीनों जो है एक ही माने गए। दुष्ट का अर्थ भी वही होता है, नीच का अर्थ भी वही होता है और पापी का अर्थ भी वही होता है, यानी राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, धीवर किसका पर्यायवाची शब्द है? धीवर जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? चिड़ीमार का, केवट का, धोबी का या नाय का? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, केवट का। चिड़ीमार का मतलब होता है जो चिड़िया को मारने वाला था, धोबी का मतलब जो कपड़े धोता है, नाई का मतलब जो बाल वगैरह बनाता है, हजामत करता है। लेकिन केवट जो है वो क्या है? वो लोगों को पार कराता है, यानी नदी पार कराने वाला, नाव को चलाने वाला। ठीक है ना, तो केवट कहा जाता है। धीवर का मतलब हो गया वो केवट चलाने वाला। प्रश्न 11 की अगर बात करें, सप्तशती में कौन सा समास? सप्तशती है ना, जैसे दुर्गा सप्तशती होती है। सप्तशती का मतलब सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, 700 को सप्तशती कहा जाता है। ठीक है ना, कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? प्रश्न 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, द्विगु समास इसमें हो जाएगा। क्यों होगा? समास 6 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है ना, तो ये द्विगु समास इसमें कहा जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विगु समास का जो अर्थ है वह है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो। दो पद होते हैं ना इसमें, एक तो आ गया पूर्व पद आ गया सप्त और उत्तर पद आ गया सती। तो पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसमें द्विगु समास होता है, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? प्रश्न 12 का जो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास हो गया। अजात शत्रु बहुव्रीहि समास आ जाए, क्योंकि अजात शत्रु का मतलब होता है मगध साम्राज्य के सम्राट। ठीक है ना, तो बहुव्रीहि समास का क्या अर्थ है? बहुव्रीहि समास का मतलब है जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहता है। तो यहाँ निकल रहा है ना,
अजातशत्रु यानी मगध साम्राज्य के सम्राट का नाम, ठीक है ना, वहां के राजा का नाम अजातशत्रु हो गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष में समास कौन सा, दुर्भिक्ष में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय बहुब्री तत्पुरुष से द्वंद्व समास। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी ऑप्शन आ जाएगा, बहुब्री समास इसमें भी हो जाएगा दुर्भिक्ष। ठीक है ना, ये दुर्भिक्ष है, ठीक है, इसको सा लिखा गया, जबकि क्या होगा दुर्भिक्ष होगा। दुर्भिक्ष में समास कौन सा हो जाएगा, तो बहुब्री समास इसमें आ जाएगा। दुर्भिक्ष का मतलब होता है जो जिसमें अन्न की कमी होती है, अकाल जिसे कहता है, ठीक है ना, यानी जीवन यापन कठिनता से प्राप्त करना। तो दुर्भिक्ष का मतलब हो गया कठिनता से जो प्राप्त हो रहा, बहुब्री समास इसमें हो जाएगा। बहुब्री समास का हमने ऊपर बताया था, जिसका तीसरा पद निकलता है, तीसरा अर्थ जिसका निकलता है उत्तर पद पूर्व पद प्रधान नहीं होता, बहुब्री समास कहलाता है। इसमें बहुब्री समास हो जाएगा क्योंकि इस दुर्भिक्ष का जो अर्थ निकल रहा है वो अकाल निकल रहा है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद जिसका प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, 7 प्रकार के होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है ना। और ये द्वंद्व समास जो है इस जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसका विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण जिसका हो संख्यावाची, ठीक है ना। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 की, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची किस समास में होता है, व्यभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो हमने अभी ऊपर बात की, तो द्विगु समास में संख्यावाची होना चाहिए, ठीक। संख्यावाची मतलब 1 से 9 अंक तक की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है उसके बाद में। तो ऐसी संख्या जो होगी तो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे उसमें आता है अष्ट छाप के कवि, अष्ट आ गया उसमें, ठीक है ना, रुद्राष्टाध्याय आती है, तो ये क्या हो गया द्विगु समास आ गया। ये नवरात्र आ गया, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, समास नहीं है की बात की है। कर्मधारय क्या था, विशेष और विशेषण के लिए कहा था, तो कर्मधारय समास किसमें नहीं होगा, भारतवासी, काल, परमेश्वर या महाजन। तो 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें नहीं है भारतवासी, जबकि इसमें क्या है, इसमें काल जो है इसमें क्या है कर्मधारय समास आ जाएगा। परमेश्वर में भी कर्मधारय समास है, परमधन ईश्वर, ठीक है ना। महाजन, महतजन जन, महान है जो लोग, लेकिन भारतवासी इसमें नहीं होगा। 15 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, निसंतान में संधि कौन सी होगी, यण संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। 16 को जो आ जाएगा राइट आंसर बी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, विसर्ग संधि, निहिधन संतान, ठीक है ना, निहिधन संतान आ जाएगा। इस विसर्ग को जो सा बन जाता है, ठीक है, निसंतान इसका हो जाता है, यण संधि नहीं होगी, स्वर संधि नहीं होगी। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, नवधन उड़ा, नवधन ओढ़ा, नवोधन उदा या नवोधंडा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा एक ए ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, प्लस से पहले अगर आ रहे और प्लस के बाद ऊ हो तो आ ऊ को ओ गुण हो जाता है, गुण संधि इसमें आ जाएगी, आवरू को ओ गुण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर संधि आपने पढ़ी नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप संधि पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, आवरू को ओ गुण हो जाएगा और तब बनाइए नवोढ़ा। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तिरस्कार, तिरस्कार का संधि रूप, तिरस्कार मतलब अपमान करना, अपमानित करना। संधि रूप क्या होगा, तिराधनकार, तिरस्धनकर, तिरस्धनकार, त्रिधनकार। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। संधि पहचानने की एक ही ट्रिक है, अगर प्लस से पहले जो है स्वर वर्ण आ रहे तो समझो वो स्वर संधि है, व्यंजन वर्ण आ रहे तो व्यंजन संधि, और विसर्ग आ रहे तो समझो विसर्ग संधि है, ठीक है। इसमें विसर्ग आ रहा है
फिर धनकार। इस विसर्ग को जो है, ये दोनों जो विसर्ग है इसको सा हो जाता है और तिरस्कार इसका रूप बन जाता है। ठीक है ना, ये बाकी तीनों जो है ये कट हो, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। 19 की बात करें, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदवी, पश्चिमी हिंदवी, पहाड़ी हिंदवी या पूर्वी हिंदवी? प्रश्न 19 की अगर बात करें तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली की हिंदी बोली है। ठीक है ना। अगर प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें हम, आखिरी प्रश्न होगा, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। क्या कहा? रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तमाचा, नेहा, रमेश या गाल? ठीक है, ऐसे ही प्रश्न अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, कर्ता कौन है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। रमेश मार रहा है, क्या मार रहा है? तमाचा मार रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के 20 प्रश्न हम प्रति दिन जो है रात 8 बजे जो हमारा हिंदी का सेशन चलेगा, आप इन प्रश्नों को याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं कल फिर 8 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।